नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारे वीडियो देख पाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सारे अच्छे होंगे और अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। लॉकडाउन का जो समय चल रहा है उसका अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने घर पर बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, अपनी नोटबुक लेके, पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए और हम आज शुरू करने जा रहे हैं 12.2 की जो शेष जो परिमेय बच गई थी उन परिमेयों को हल करते हैं। 4 परिमेय हमारी कल कंप्लीट हो गई थी। तो तैयार हो जाइए अपनी नोटबुक को लेके, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में शुरू करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट जो परिमेय थी उसके आगे से चलो देखो, आगे वाला जो टॉपिक है वो है हमारा 3 बिंदु से जानने वाला वृत्त। क्या है देखो, 3 बिंदु से जानने वाला वृत्त। देखो, हम जानते हैं, हम सेकेंडरी वर्ड सारे जानते हैं कि एक बिंदु से हम बहुत सारे अनंत वृत्त खींच सकते हैं। जैसे इसको हमने क्या मान लिया, केंद्र मान लिया, या इस बिंदु P से हम बहुत सारे वृत्त, कितने भी वृत्त खींच लो, चाहे एक बिंदु से गुजरने वाले अनंत वृत्त खींच सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 2 बिंदु से, जैसे मान लो P और Q, ये 2 बिंदु है। इन 2 बिंदुओं से गुजरने वाले कितने ही वृत्त खींच सकते हैं, अनेक वृत्त खींच सकते हैं जो इन 2 बिंदुओं से गुजरते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बात आप नोट करेंगे, लिख लो, चाहे नोट कर लो अपनी कॉपी में, क्या कि 2 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों के केंद्र उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के समद्विभाजन रेखा पर स्थित होते हैं। देखो क्या लिखा है मैंने कि अगर 2 बिंदुओं से गुजरने वाले जो वृत्त है उनके जो केंद्र है, यानी ये जो वृत्त है इनके जो अगर केंद्र बनाऊं मैं, जो अभी वृत्त खींचे ना हमने, इनके अगर केंद्र है तो वो केंद्र उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, ये जो दोनों बिंदु है P और Q, इससे मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है उस रेखाखंड का समद्विभाजक। अब अगर मैं समद्विभाजक खींचूंगा तो इस समद्विभाजक पर इनके केंद्र स्थित होंगे। ध्यान से समझो, दोबारा समझेंगे कि मेरे पास में 2 बिंदु है P और Q, और इन दोनों बिंदुओं से अनेक वृत्त गुजरते हैं और उन वृत्तों के जो केंद्र है वो कहाँ पर होंगे, ये जो रेखाखंड PQ है उसके समद्विभाजक रेखा पर होंगे। कहाँ पर होंगे, रेखाखंड के समद्विभाजक रेखा, समद्विभाजक का मतलब होता है कि इस रेखाखंड को मैं अगर समद्विभाजित करूं, 2 भागों में बांटूं और रेखा खींचूंगा तो उस रेखा पर ही इन वृत्तों के केंद्र स्थित होंगे। ठीक है, ये नोट कर लो, अपनी बुक में लिख लो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे शुरू करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट परिमेय है 12.5 परिमेय। देखो, आपको ये याद नहीं करना कि 12.1 वाली परिमेय कौन सी है, 12.2 वाली परिमेय कौन सी है, ऐसा नहीं याद करना है। आपको जो परिमेय का कथन है वो याद रखना है और फिर एग्जाम में आपको कथन देगा और फिर आपको उसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो 12.5 परिमेय 12.5 क्या है, देखो 12.5 है वो ये कह रही है कि 3 बिंदुओं से गुजरने 3 दिए हुए असरेखी बिंदुओं आगे देखो परिमेय 12.5 परिमेय
12.5 12.5 पर में उसका कथन क्या है कि 3 दिए हुए असंरेखी बिंदुओं से होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त होता है। देखो कि 3 बिंदु है वो असंरेखी। असंरेखी का मतलब क्या होता है? एक होता है संरेख बिंदु, संरेख बिंदु, और एक होता है असंरेख बिंदु। संरेख का मतलब होता है जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं उन बिंदुओं को क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। और जो एक रेखा पर नहीं होते हैं उनको बोलते हैं असंरेख बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है 3 असंरेख बिंदु। असंरेख का मतलब है कि वो तीनों एक रेखा पर स्थित नहीं है। अगर एक रेखा पर 3 बिंदु स्थित है, जैसे मान लो P Q R, तो इससे एक भी वृत्त नहीं गुजरेगा। 3 संरेख बिंदुओं से कभी भी एक वृत्त नहीं गुजरता है। आप इन दो से गुजारोगे तो वो तीसरा बाहर रह जाएगा, इनसे गुजारेंगे तो वो तीसरा, ये तीसरा बाहर रह जाएगा, इनसे कोई वृत्त गुजरेगा तो ये अलग रह जाएगा। तो कभी भी याद रखो कि कभी भी 3 संरेख बिंदु, संरेख का मतलब है जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, उनसे कभी भी कोई वृत्त नहीं गुजरता है। ध्यान रखो, देखो एक बिंदु से अनंत वृत्त गुजरते हैं, 2 बिंदुओं से अनेक वृत्त गुजरते हैं, 3 संरेख बिंदुओं से कोई वृत्त नहीं गुजरता है। लेकिन 3 असंरेख बिंदुओं से केवल और केवल एक वृत्त गुजरता है, और यही हमारी प्रमेय 12.5 कह रही है। प्रमेय 12.5 क्या है कि 3 असंरेख बिंदुओं से केवल और केवल एक वृत्त गुजरता है, और यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। मान लो P Q और R ये 3 असंरेख बिंदु, असंरेख का मतलब है ये कोई एक रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या है दिया गया 3 असंरेख बिंदु। असंरेख का मतलब एक रेखा पर नहीं है। P Q और R 3 बिंदु असंरेख, 3 असंरेख बिंदु P Q R हमें दे रखा है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध वही करना है जो आपकी प्रमेय कह रही है। प्रमेय क्या कह रही है? प्रमेय ये कह रही है कि 3 असंरेख बिंदुओं से केवल और केवल एक वृत्त गुजरता है। यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखो क्या करेंगे। इन 3 बिंदुओं को हमने रेखाखंडों द्वारा मिलाया। ठीक है, मिलाने के बाद में हम क्या करेंगे? इन बिंदुओं का समद्वि भाजन करेंगे। क्या करेंगे? समद्वि भाजन। प्रकार की सहायता से आपको समद्वि भाजन करना आता है। 10वीं क्लास में पढ़े, 9वीं क्लास में अच्छी तरह से हमने समद्वि भाजन किया, रेखाओं का 8th क्लास में किया है। इनका हम क्या करेंगे? समद्वि भाजन। समद्वि भाजन कैसे करते हैं? प्रकार की सहायता से P बिंदु से चाप लगाया ऊपर की तरफ, Q से लगाया, नीचे की तरफ P से लगाया, Q से मिलाया, और उन चापों को हम मिला देते हैं। ठीक है, A B और C D ये क्या है? P Q और Q R के समद्वि भाजक है। अब देखो हम जानते हैं, हमने पीछे नोट क्या किया था, उपपत्ति करते हैं। ये प्रमेय एक थ्योरिकल प्रमेय, यानी इसमें ज़्यादा थ्योरी है, आपको लिखना ज़्यादा है, वैसे मतलब एक भाषा के रूप में आपको सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे? उपपत्ति। हम जानते हैं, अब क्या जानते हैं? वही जानते हैं जो मैंने अभी आपको नोट करवाया था। हम जानते हैं कि 2 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों के केंद्र उन बिंदुओं, उन किन बिंदुओं की, जो 2 बिंदु थे ना, उन बिंदुओं के समद्विभाजक पर
स्थित होते हैं। कौन स्थित होते हैं? केंद्र। कहाँ पर? दो बिंदु है पी क्यू, तो इनसे जो वर्त गुजरेंगे पी क्यू से जो भी वर्त गुजरेंगे और उन वर्तों का जो केंद्र है वो कहां पर होगा? पी क्यू का जो समद्विभाजक रेखा है उस रेखा पर होगा। यहां पर 3 बिंदु है, यहां पी क्यू व आर 3 बिंदु है जिनके 3 बिंदु है जिनसे गुजरने वाले वृत्त का केंद्र पी क्यू व क्यू आर के समद्विभाजक पर स्थित होगा। ये जो अभी हमने नोट किया है इसके अनुसार क्या है कि पी क्यू और क्यू आर से जो वृत्त गुजरेगा उस वृत्त का केंद्र कहाँ होगा? पी क्यू और क्यू आर का जो लंब समद्विभाजक रेखा है वहां पर स्थित होगा। पी क्यू और क्यू आर की समद्विभाजक रेखा पर होगा। अब यह निश्चित है कि ए बी के भी वो ऊपर होगा और सी डी के भी वो बिंदु कोण केंद्र ऊपर होगा। अब इन दोनों रेखाखंडों ए बी और सी क्यू का एक ही क्या है? एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है, ये जिसको हमने ओ नाम दिया। तो ओ से हम अगर वर्त खींचेंगे तो वो पी क्यू आर से गुजरेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ओ बिंदु को केंद्र मानकर एक वर्त खींचते हैं और वो क्यू और आर से गुजरता है। समझ में आ गया क्या? समझ में आया? अब देखो हमें क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू आर से एक ही वर्त गुजरेगा। कैसे गुजरेगा? चूंकि चित्रानुसार लिख लो, चित्रानुसार OP इसको मिला लो, OQ और OR, OP बराबर नहीं, इसको बराबर नहीं कहेंगे, एक बार सॉरी। अब यहां पर क्या करेंगे? देखो कि कोई रेखाखंड है, उसका समद्विभाजक है, उस समद्विभाजक के बिंदु से रेखाखंड के अंतिम बिंदुओं की दूरी क्या होती है? समान होती है। ये तो हमें सिद्ध करना है कि OP बराबर OQ होता है, ये हमें सिद्ध करना है। देखो अब किसी रेखाखंड के समद्विभाजक के बिंदुओं से रेखाखंड के अंतिम बिंदु समान दूरी पर होते हैं। ये जो मैंने लिखा है इसको समझा देता हूं। देखो जैसे मान लो कि ये कोई रेखाखंड है और ये इसका समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक के बिंदुओं से, जैसे मान लो ये बिंदु है और इस बिंदु से इस रेखाखंड के जो अंतिम बिंदु है ये क्या होंगे? समान दूरी पर। जितना ये है उतना ही ये है। अब यहां आप नोट करो पी क्यू रेखाखंड है और ए बी क्या इसका समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक के ओ बिंदु से OP और OQ क्या होंगे? बराबर होंगे। इसी प्रकार QR रेखाखंड है और CD इसका क्या लंब समद्विभाजक है, तो लंब समद्विभाजक पर जो बिंदु होगा O, उससे OQ और OR क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, यहां से थोड़ा सरफ कर देता हूं मैं। देखो थ्योरी लिखनी है, आपको याद रखना है जो बातें मैं लिख रहा हूं, आप अपनी बुक में नोट कर लिए। आगे देखो क्या है, अगर ये बात सही है अतः क्या हो जाएगा कि OP बराबर OQ, OP और OQ बराबर है। क्यों है? क्योंकि किसी रेखाखंड के समद्विभाजक के बिंदु से रेखाखंड के अंतिम बिंदु समान दूरी पर होते हैं। यह आपको याद रखना है। ठीक है, नंबर 1 QR भी रेखा है और CD इसका क्या है? लंब समद्विभाजक है। तो क्या होगा? OQ और OR भी बराबर होंगे, OQ और OR भी बराबर होंगे।
अब 1 और 2 से, 1 व 2 से आप क्या नोट कर रहे हैं, देखो OP है वो OQ के बराबर है, OR है वो OQ के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि OP बराबर OQ बराबर OR होगा। ये तीनों क्या है, बराबर है, ये तीनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है, तीनों क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो क्या लिखेंगे, समान त्रिज्याओं से गुजरने वाले वृत्त सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। OP OQ OR बराबर, इसका मतलब सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब क्या होगा कि जो सर्वांगसम होगा, अब मैं कह दूं कि उन सर्वांगसम वर्तों में P एक वर्त वो PQ से गुजरेगा तो दूसरा भी PQ से ही गुजरेगा, क्योंकि वो बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, अतः 3 असंरेख बिंदुओं से केवल और केवल एक ही वृत्त गुजरता है। यह आपकी परिमेय 12.5 कंप्लीट हो गई। ठीक है, कुछ भाषा है वो लिखनी है आपको। देखो भाषा कब लिख पाओगे आप, जब आपको जो कंसेप्ट मैंने आपको लिखाए हैं अगर वो याद है तो आप अपनी भाषा में मतलब ये चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपकी 12.5 परिमेय होगी। चलो आगे देखो, आगे है परिमेय 12.6। 5 परिमेय कंप्लीट होगी। 12.6 परिमेय क्या है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। देखो कल हमने एक परिमेय पढ़ी थी कि वृत्त की जो समान जीवाएं होती है वो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। ठीक है, पढ़ा था ना हमने कल कि कोई वृत्त है और उसकी समान जीवाएं हैं तो यह केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगी वो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कल हमने सिद्ध किया था। आज हम सिद्ध क्या करेंगे, देखो आज जो परिमेय वो कह रही है कि जैसे मान लो एक वृत्त है और इसमें 2 समान क्या है, जीवाएं हैं। इन जीवाओं की लंबाई केंद्र से बराबर होती है। कल तो हमने क्या सिद्ध किया था कि कोण, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। आज हम सिद्ध क्या करेंगे कि उन जीवाओं की जो दूरी है कहाँ से, केंद्र से बराबर होती है। जैसे मान लो ये केंद्र है O, तो यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी, ये दूरियाँ दोनों क्या है, बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलो तो देखो क्या करेंगे, पहले चित्र बना लेते हैं। O इसका केंद्र है और AB और CD ये 2 जीवाएं हैं। यहाँ पर M बिंदु है, यहाँ पर N बिंदु है। देखो क्या करना है, परिमेय जो कह रही है उसमें हमें दिया गया क्या है, परिमेय के अनुसार क्या दिया गया है, हमें ये दिया गया है कि AB बराबर CD। AB और CD क्या होते हैं, बराबर होती है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान दो। जैसे ये एक रेखाखंड है AB और यहाँ पर है कोई बिंदु P, तो इस रेखाखंड की P से जो दूरी होगी वो कौन सी दूरी होगी, इससे तो बहुत सारी दूरियां हो सकती है। जैसे ये भी दूरी है, ये भी है, ये भी दूरी है, ये अलग अलग दूरियां हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर हम ये कहें, कि P से रेखाखंड AB के बीच की जो दूरी है वो कौन सी होगी, इससे जो लंबवत दूरी होती ना वो दूरी AB की P से दूरी कहलाती है। ठीक है, किसी रेखाखंड की किसी बिंदु से लंबवत दूरी ही उस बिंदु से रेखाखंड की दूरी कहलाती है। वैसे तो बहुत सारी दूरियां बनती है, लेकिन कौन सी दूरी होती है एक्चुअल में, जो AB से P बिंदु है वो कितना दूर है, वो दूरी कौन सी होगी, जो इसके लंबवत दूरी होगी, जो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि O से AB की दूरी है वो कौन सी दूरी होगी, जो जहाँ पर ये लंब बनाएगी। इसी प्रकार CD की जो O से दूरी है ON,
वो यहाँ पर लंब बनाएगी, ठीक है। या फिर ये याद रखो कि किसी रेखाखंड से कोई बिंदु होता है, उसकी बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, उस रेखाखंड पर उस बिंदु से लंबवत दूरी होती है। लंबवत दूरी का मतलब एकदम से सीधी दूरी। जैसे या फिर ये मान लो कि जैसे ये बिंदु है और यहाँ पर ये बिंदु है, क्या हम इसको ये अगर हम यहाँ से गुजरते हैं, ऐसे वक्र गुजरते हैं, तो क्या ये दूरी है? नहीं, इन बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा कौन सी होती है? सीधी दूरी होती है, लंबवत दूरी है सीधी, ठीक है। चलो, तो दिया गया क्या है, ए बी और सी डी क्या है, बराबर है। ये तो दे रखा है क्योंकि समान जीवाएं हैं। सिद्ध करना, हमें क्या करना है, सिद्ध करना। हमें ये सिद्ध करना है कि O से AB की दूरी और O से CD की दूरी बराबर है। अब O से AB की दूरी क्या है, OM, और CD से दूरी क्या है, ON। इसका मतलब सिद्ध क्या करना है हमें, OM बराबर ON, ये हमें सिद्ध करना है। अब थोड़ी सी रचना की आवश्यकता है, रचना कर लेते हैं। रचना क्या है, O को A से मिलाया और O को D से मिलाया। तो रचना में क्या करेंगे, केंद्र O को A व D से मिलाया, यह आपकी रचना होगी, ठीक है। चलो, अब हम करते हैं उपपत्ति। एकदम से इजी परमी है, आसान है, ढंग से पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। आप क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज AMO, त्रिभुज AMO व त्रिभुज DNO में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या देख रहे हैं आप? देखो, इस प्रश्न का प्रारूप बनाते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करेंगे कि मुझे ON और ON बराबर सिद्ध करना है। क्या मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दूंगा तो OM और ON बराबर होगी कि नहीं होगी? समझ में आ रहा है ना आपको? तो मेरा टारगेट यही है कि मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करूंगा। और इन दोनों त्रिभुजों में आप देख रहे हैं कि AO बराबर DO, AO ये क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है, और DO ये भी क्या, इस वृत्त की त्रिज्या है। तो बराबर होगी कि नहीं? एक ही वृत्त की तो सारी त्रिज्याएं बराबर होती है, तो ये बराबर है। कारण क्या लिखेंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि AB बराबर CD है, AB और CD बराबर है, ये तो हमें दिया गया है, दिया गया, ठीक है। और आपको पता है कि AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, AM प्लस BM, AM प्लस BM, और CD की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, CN प्लस ND। आप जानते हैं कि AM बराबर BM, या फिर यहां लिख दो AM बराबर MB तथा CN बराबर ND। ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि पीछे हमने देखा, एक प्रमेय सिद्ध की थी कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो क्या लिखेंगे, जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, AM लिख दूँ, और ND की जगह क्या लिख दूँ, मैं CN लिख दूँ। तो AM प्लस AM बराबर CN प्लस CN। ND की जगह क्या लिख दिया मैंने, CN, और MB की जगह क्या लिख दिया, AN। तो क्या हो गया, 2AM, एक AM और एक AM, कितने AM हो गए, 2 AM। इसी प्रकार CN और CN, कितने CN हो गए, 2 CN, 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि 2 बटे में जाएगा, यानी क्या आ गया, AM बराबर CN, AM बराबर CN, ठीक है। एक चीज़ तो ये तो हमें दे ही रखी थी, ये भी हमारे पास आ गया।
और क्या देख रहे हैं कि कोण AMO बराबर 90 डिग्री का है, और DNO कोण DNO बराबर 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का क्यों है? क्योंकि जीवा, या फिर हमें तो पता है कि OM और ON है, वो लंबवत दूरी है, तभी तो ये लंब हुआ। तो ये दोनों 90 डिग्री की कोण है तो बराबर हो गए। अब आप देख रहे हैं कि देखो AO DO बराबर है, AM और CD बराबर है। इसका मतलब, और एक कोण ये 90 डिग्री का है, कोण ये 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये दोनों जो त्रिभुज है वो कौन से हैं? समकोण त्रिभुज है। तो RHS नियम से, राइट एंगल नियम से, इसमें जो नियम लगता है उसमें त्रिभुज कौन से? AMO सर्वांगसम है, त्रिभुज DNO, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अगर ये सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होगी? बराबर होगी। इसलिए क्या हो जाएगा? OM या MO बराबर NO, और यही हमें सिद्ध करना था। अब आप क्या लिख देंगे? अतः वर्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर होती है। यह आपके प्रमेय 12.6 कंप्लीट हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखो, नेक्स्ट जो प्रमेय है वो कौन सी है। आप बीच में थोड़ा सा वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर अभ्यास करते रहेंगे, क्योंकि अभी पसीना बहाओगे तभी आप आगे जाके कुछ कर पाओगे, नहीं तो पढ़ाई को खिलौना नहीं होती है जिसके चाबी भर दिया अपने आप चलने लग जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रमेय बची है, एक प्रमेय बची है 12.2 की। एक प्रमेय करवा देता हूँ, उसके बाद में हम 12.2 के एग्जाम्पल करेंगे। 12.7 प्रमेय 12.7, ये प्रमेय अभी जो प्रमेय की थी उसकी अपोजिट हो जाएगी। क्या है कि किसी वर्त की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हो तो वे परस्पर बराबर होती है। देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं। चित्र वही बनेगा जैसे ये O केंद्र है, AB कोई जीवा है AB, और एक CD जीवा है। अब प्रश्न में कह रहा है कि ये केंद्र से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर है। जैसे OM है उतनी क्या है? ON है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो जीवाएं हैं ये लंबाई में क्या है? बराबर। देखो पहले वाले में तो क्या सिद्ध किया कि ये लंबाई में बराबर है, तो ये केंद्र से समदूरस्थ है, ये सिद्ध किया था। अब की बार कह रहे हैं कि ये केंद्र से समदूरस्थ है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, चलो प्रमेय 12.7 दिया गया क्या है? दिया गया है कि AB व CD केंद्र से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, अर्थात या फिर हम क्या कह सकते हैं कि AB की केंद्र से दूरी क्या है? OM, और CD की केंद्र से दूरी क्या है? ON। यह हमें दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि दोनों जीवों की लंबाई क्या है? बराबर है। इसका मतलब AB और CD क्या होगी? बराबर होगी। ये हमें सिद्ध करना है। अब थोड़ी सी रचना की आवश्यकता है, तो रचना क्या होगी? वही रचना AO को और OD को मिला लो। केंद्र O को A व D से मिलाया। ठीक है, अब उपपत्ति करते हैं। इनकी उपपत्ति करने पर आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी हमने प्रमेय किए उसमें सभी में सर्वांग समता का नियम लग रहा है। तो सर्वांग समता वाला चैप्टर आपका अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो 9th क्लास की जो बुक है उसमें सर्वांग समता के जो नियम है उनको अच्छी तरह से पढ़ लो। उपपत्ति क्या है देखो, त्रिभुज AMO व त्रिभुज DNO में, वही त्रिभुज जो पिछली वाली प्रमेय में थी, इन दोनों त्रिभुजों में क्या है कि AO बराबर DO। AO और DO बराबर है। क्यों है? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये दोनों क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। दूसरा क्या दे रखा है आपको कि MO बराबर ON, ये दे रखा है। MO और ON लिख दो चाहे NO लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको
दिया गया है क्योंकि समदुरुस्त है। और आप देख रहे हैं कि कोण AMO बराबर कोण DNO बराबर 90 डिग्री का, क्योंकि दूरी है वो हमेशा रेखाखंड पर क्या होती है, लंबवत होती है ना। तो ये 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री का कोण है। तो RHS नियम से, सर्वांग समता का RHS नियम अगर आपको नहीं आता है तो 9th क्लास की बुक में आप पढ़ सकते हैं। RHS नियम से त्रिभुज AMO सर्वांग सम होगा त्रिभुज DNO। ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। अगर ये सर्वांग सम है तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे, अतः क्या हो जाएगा कि AM बराबर DN, AM और DN क्या हो जाएगा, बराबर। अगर ये सर्वांग सम है तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। अब देखो कि इसका मैं दुगुना करूं, 2AM बराबर 2DN। 2AM किसके बराबर होगी, AB के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ, AB, 2AM की जगह AB हो जाएगी क्योंकि AM की दुगुनी है ये। और 2DN की जगह क्या हो जाएगा, CN। क्यों लिखेंगे, चूँकि M व N AB व CD के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। क्योंकि जीवा पर केंद्र से जो लंब डाला जाता है वो जीवा को क्या करता है, दो समान भागों में बांटता है। इसका मतलब M और N क्या है, मध्य बिंदु है। तो A और B, AM 2AM की जगह AB लिख दूं और D 2DN की जगह CN लिख दूं। और यही हमें सिद्ध करना था, CD पूरी ये, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये हमारे पास 12.2 थी, उसकी परिमेय जो कंप्लीट हो गई है। कल से हम इसके एग्जाम्पल और इस प्रश्नावली को हल करेंगे। तो बने रहिए मैथ्स स्टडी हब के साथ में, अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखिए। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।